स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। सीधा सवाल में आज एक बड़ी बहस जो देश में चल रही है वो चल रही है धार्मिक स्वतंत्रता की स्कूल और कॉलेजों में, कि एक अलग ड्रेस कोड क्या स्कूलों में लागू होना चाहिए। क्या स्कूलों में हम अपनी अलग अलग धार्मिक चॉइस के हिसाब से ड्रेस पहनकर स्कूलों में आ सकते हैं। एक बड़ी बहस देश में छिड़ चुकी है, और केवल देश में ही नहीं, ये पूरी बहस अब छिड़ चुकी है कोर्ट में भी। और कोर्ट ने भी एक फुल बेंच इस टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बना दिया, और आशा है कि कोर्ट इसका कोई ना कोई निर्णय अब देगा। लेकिन क्या ऐसे देश में जहां पर हम आज भी रोजगार की तरफ बात कर रहे हैं, आज भी हम जहां छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम आज भी उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, सरकारें उसकी तरफ प्रयास कर रही हैं, तो क्या इस देश में ये एक बहस का मुद्दा होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर कि क्या इस देश में शिक्षा जरूरी है या धार्मिक स्वतंत्रता किसी एक संस्थान में जरूरी है, क्या ये बहस का मुद्दा होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे सीधा सवाल के आज के एपिसोड में। तो सीधा सवाल में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, हर्षवर्धन प्रकाश जी। हर्षवर्धन प्रकाश जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, मीडिया में अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चैनल्स पर अपनी राय रखते रहते हैं। आज सौभाग्य है हमारा स्कूल खबर का कि आज हमारे स्टूडियो में है वो, और आज हम उन्हीं के साथ इस पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस मंच पर और हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। और सीधा सवाल में सर, चूँकि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि कर्नाटक से शुरू हुआ ये मुद्दा आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो क्या है ये मुद्दा बेसिकली, और इस पर हम सबसे पहले शुरुआत करें कि एक्चुअल मुद्दा क्या है और क्या ये एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए था। देखिए, उडुपी कर्नाटक में शुरुआत हुई जब कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया जी, और उसके बाद एक देशव्यापी इसको तूल दे दिया गया, जबकि ये एक स्थानीय मुद्दा था सर। और क्या ये केवल संयोग है कि ये मुद्दा तब उछाला गया जब देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं सर। तो इसके पीछे हम राजनीति की भूमिका को खारिज नहीं कर सकते जी। एक स्थानीय मुद्दे को एक आपने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जबकि हिजाब को लेके कोई हाल फिलहाल में दूसरे राज्यों में मामले सामने नहीं आए थे। जी। तो शक की सुई सियासत की तरफ जाती है। जी। अब दूसरी बात यह है कि चलिए विवाद तो खड़ा हो गया, लेकिन अब जब ये कोर्ट के गलियारे में पहुंच गया है तो कुछ सवाल खड़े हुए हैं। एक आज़ादी जो है वो हमको संविधान देता है देश का, धार्मिक अधिकार देता है, धार्मिक आज़ादी देता है, मौलिक अधिकार देता है निजता का। मैं अपनी प्राइवेसी का अधिकार संविधान से लेता हूँ, उसमें निहित है मेरा अधिकार। अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देने का अधिकार जी, वो भी मुझे है। एक तरफ ये अधिकार हैं जो कि मौलिक आज़ादी से जुड़े हुए हैं, जी जी, और दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थान के भी अधिकार हैं कि वो क्या बच्चों का यूनिफॉर्म सेट कर सकता है। जी। सेट तो कर दिया, लेकिन क्या सभी बच्चों को वही यूनिफॉर्म पहनने पे बाध्य कर सकता है क्या? जी। तो ये कुछ संवैधानिक और सवाल कानून के रोशनी में खड़े हुए हैं, जो कि मुझे लगता है इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है देश में। तो ये मुद्दा तो अब बन गया साहब, और मुद्दा मुझे लगता है कि कोर्ट के गलियारे में है, तो कोर्ट से ही कोई अच्छा फैसला इसमें आना चाहिए। नहीं, मेरा जो इस पर पॉइंट है सर, ये सवाल है जिसका हम सोच रहे हैं कि आज यहाँ कुछ डिस्कशन करें। चूँकि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया देश का, और राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद अब एक बड़ी बहस छिड़ गई, मामला कोर्ट में गया, एक फुल बेंच के पास अब मामला जा चुका है, तो एक कहीं ना कहीं हम निर्णय की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मुद्दे क्या इस देश में, जैसा अभी आपने कहा कि ऐसे देश में जहां हम आज भी बुनियादी शिक्षा को सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज जब हमारा कंपटीशन बड़े बड़े विकसित देशों के साथ में है जॉब को लेकर और टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, तो क्या ऐसे समय में हमें अपने संस्थान धार्मिक रूप से बदलने चाहिए, धार्मिक जो प्रायोरिटीज़ है
वो क्या संस्थानों में फर्स्ट होनी चाहिए या संस्थानों में शिक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये तब जबकि इस देश में धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता एक अलग तरीके से दी गई है। तो क्या ये संभव है? शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए जी। मेरी राय में, क्योंकि अगर आपने शिक्षा हासिल की तो आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं जी। अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे पुत्र बन सकते हैं, अच्छे पति बन सकते हैं, पत्नी बन सकते हैं। शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। शिक्षा ही आपको रूढ़ियों की बेड़ियों से आज़ाद करती है। तो शिक्षा शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी उठता है आशीष जी कि चलिए आप अपनी धार्मिक आज़ादी का पालन करने के लिए या उसका मज़ा लेने के लिए आप धार्मिक वस्त्र पहन के स्कूल में कॉलेजेस में आए, जी। तो जो आपके धार्मिक संस्थान हैं जैसे कि मदरसे हो गए या गुरुकुल हो गए जहाँ वैदिक तरीके से पढ़ाई होती है, जी। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। वहाँ अगर आप हिंदू हैं तो आप कुर्ता धोती पहन सकते हैं, चोटी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, हिजाब पहन सकते हैं, बुर्का पहन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपके धर्म के मुताबिक वो कर सकते हैं। लेकिन एक वो संस्थान जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग पढ़ते हैं, जी। वहाँ क्या ऐसे विवाद खड़े होने चाहिए? अगर कल को ये होड़ शुरू हो गई कि हम सब लोग अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, तो पूरा ध्यान अब कपड़ों पे है, आपके चरित्र पे, विद्यार्थी के उसको कैसे आप बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों, उनका बहुत ही साहब एक मिट्टी के पिंड की तरह ना वैसा मन होता है। उससे आप देवता की मूर्त बना दीजिए या राक्षस की बना दीजिए, जैसी सोच होती है वैसी मूर्त बन जाती है। जी। तो मुझे लगता है कम से कम शैक्षिक गलियारों को ऐसी बहसों से बहुत दूर रखा जाए, ऐसी बहस से बहुत दूर रखा जाए जो कहीं न कहीं दो वर्गों में कड़वाहट पैदा करती है, नफ़रत पैदा करती है, और ध्यान बुनियादी मुद्दों पर रखना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल इस पर यह है कि जब हम एक धर्म विशेष की बात करते हैं, जब, और मैं मुस्लिम धर्म का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जब हम धर्म विशेष की बात करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उनके मुद्दों को देश में खड़ा करना। बहुत एक जरा सा एक चार बच्चों को आप एक नकाब या बुर्का पहनने से आपने मना किया, हिजाब पहनने से मना किया, और वो मुद्दा इतना सेंटिमेंटल हो जाता है कि पूरे देश के इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं और फिर ये एक बड़े विवाद का रूप ले लेता है। तो क्या आज भी ऐसे समय में जब मुस्लिम समाज में शिक्षा की इतनी कमी है, जिसको सच्चर कमेटी और अलग अलग कमेटियों ने स्वीकारा भी है, तो क्या ऐसे समय में उस धर्म विशेष की प्रायोरिटी आज भी उन संस्थानों में जहां वो शिक्षा के लिए ही जा रहे हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो क्या आज भी धर्म पहले होना चाहिए उनके लिए? देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे को जनरलाइज तरीके से ना देखें। जी। क्या चंद मुस्लिमों की आवाज़ तमाम मुस्लिमों की आवाज़ है क्या? जी। क्या चंद हिंदू बोलते हैं सभी हिंदू बोलते हैं क्या? जी। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इस पे आपको नहीं, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा सर। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से मैं इस मंच से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं मुस्लिम धर्म के, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, जिस एक चेहरा एक सामने आया देश में, एक मुस्कान करके लड़की का सामने आया चेहरा, उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया गया और उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया उस धर्म के बड़े बड़े संस्थानों द्वारा कि ऐसा लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। तो संस्थान में शिक्षा कर लेकर बात करने के बजाय उसने धार्मिक चीज़ों को लेकर उसने अपनी आवाज़ बहुत बुलंद करी, तो उसको उन्हीं के अलग अलग संस्थानों ने अवार्ड किया है और हर संस्थान उनके धर्म का उसको अवार्ड किया जा रहा है। तो चूंकि ये जनरलाइज, इसलिए मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ कि ये जनरलाइज आवाज़ हो गई है। जनरलाइज तो मैं नहीं मानता, मैं आज भी नहीं मानता कि कुछ मुस्लिम अगर कुछ कह रहे हैं तो सभी मुस्लिमों की आवाज़ है। मतलब इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा चीज़ों को। जी। और आप मुझे बताइए कि क्या
दूसरे प्रदेशों में ये स्थिति पैदा हुई थी? नहीं थी, वैसे नहीं। ही सब कुछ चल रहा था। जी। एक मुद्दा खड़ा हुआ, लोगों ने उसको फॉलो किया। तो बात वही है कि आप बुनियादी मुद्दों पे फोकस करें, और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को इन मुद्दों पे आने के लिए विवश करें। बुनियादी मुद्दे क्या हैं देश में? आप बच्चों की पढ़ाई की क्यों नहीं बात करते? बच्चे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? एक ही स्कूल में एक जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसकी बात क्यों नहीं करते? जी। बड़े स्कूलों में सब बच्चों को प्रवेश क्यों नहीं मिलता कानून के बावजूद? गरीब लोगों का अलग स्कूल है, अमीरों का अलग स्कूल है, ऐसा क्यों है? जी। आपका परिवेश अलग है। आपका परिवेश अलग होगा तो आपके जो कैरेक्टर है वो एक अलग से गढ़ा जाएगा। जी। मुझे लगता है बात इस पे होना चाहिए, बजाय कि किसी बहस को धर्म पे आप फोकस करें। तो फिर ऐसा नहीं लगा कि ये पूरा एक जो मुद्दा है फिर एक राजनीतिक रंग ले गया, इसलिए क्योंकि चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल, वो तो राजनीति पे तो पूरी सियासत पे जो है वो शक की सुई जाती ही है। जी। चुनावों के वक्त ही ये मुद्दा उछाला गया है। जी। और ऐसे मुद्दों पे बहुत ही स्वाभाविक ध्रुवीकरण होता है। जी। मतों का जो है बंटवारा होता है धार्मिक आधार पे, जो कि ठीक नहीं है देश में। और नेता लोग भी इसको बयान दे दे के मुद्दे को बहुत बड़ा कर चुके हैं। जी। अब सबकी जो निगाहें हैं वो कोर्ट की तरफ है। अच्छा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आज एक निर्णय लिया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि ड्रेस कोड जो है अब अगले एक साल तक यूनिफॉर्म स्कूल में ज़रूरी नहीं होगा, उसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी। कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से राजनीतिक रंग देने की एक प्रदेश की तरफ से कोशिश हो रही? बिल्कुल, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी ऐसा बोलने की। जी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा परिधान। जी। आप सोचिए कि अगर यूनिफॉर्म को आपने हटा दिया, आप धार्मिक विवाद को परे रख दीजिए 2 मिनट के लिए। जी। एक स्कूल में एक बहुत अमीर का बच्चा पढ़ता है, एक स्कूल में बहुत ही गरीब का बच्चा पढ़ता है। अगर आपने यूनिफॉर्म हटा दिया जी। तो अमीर का बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहन के आएगा, सूट बूट में आएगा, और गरीब का बच्चा जो उसके पास हैं सादे कपड़े वो पहन के आएगा। उस गरीब के बच्चे पे, उसके मन पे क्या बीतेगी? जी। उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास कैसे प्रभावित होगा? क्या वो अपने आप को कमतर नहीं महसूस करेगा कि देखिए मेरे पिता ने तो मुझे बहुत सस्ते कपड़े दिलाए और मेरा दोस्त जो मेरे बगल में बैठता है उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं। अच्छा, इसमें एक और बात रही है कि जब हम बात करते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में एक स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, आप मुस्लिम हैं तो हिंदू बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो नास्तिक भी रह सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हम इस देश में रह रहे हैं। तो क्या ऐसे जगह जहाँ शिक्षा संस्थान, जहाँ पर हम एक न्यूट्रल सोच के साथ आते हैं, किसी भी धर्म विशेष की सोच लेकर नहीं बढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि इन सब बहस के कारण हम जो एक धार्मिक स्वतंत्रता थी हमारी, जिसमें हम एक न्यूट्रल सोच पैदा करने के लिए, किसी धर्म के बारे में भी एक न्यूट्रल सोच पैदा करने के लिए बच्चों को भेज रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हम वहाँ बहुत स्पेसिफिक कर रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल, न्यूट्रल से एक और अच्छा शब्द है साहब, तार्किक। जी। लॉजिकल। जी। लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में उनका अलग से सवाल भी आता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जी। जो कि तार्किक रूप से सोचे, जो कानून के दायरे में रह के सोचे। लेकिन क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसकी दशा और दिशा भावनात्मक मुद्दों से तय होती है? जी। हर चीज़ में आपकी भावनाएं भड़का दी जाती हैं। बिल्कुल। सियासत आपकी भावनाओं से खेलती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब टूल बन गए। जी। तो क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं? तो मेरा मानना है कि मतदाताओं को भी ये जो तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है, जो नफरत वाली पॉलिटिक्स है, या जो बांटने वाली पॉलिटिक्स है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, उनको जवाब देना चाहिए। आज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये मुद्दे कहाँ हैं देश नहीं, लेकिन जब सभी शामिल हों तो फिर जवाब कैसे दें? जनता के पास वोट का हथियार है साहब। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब सब शामिल हैं इस दलदल में तो जनता जवाब कैसे दे?
देखिए, अगर सब भी शामिल हो जाएं तो भी जनता ने जवाब दिया था। इस देश में आपातकाल भी आया था जी जब जनता से और मतदाताओं से उनके बुनियादी हुकूक छीन लिए गए थे। जी फिर कोर्ट ने राह दिखाई, फिर चुनाव हुए और देश में लोकतंत्र कायम हुआ। जी तो आपातकाल को हटाने का काम भी जनता के आंदोलन नहीं किया ना। जी जी। तो हम जनता की शक्तियों को कभी भी कम नहीं आंक सकते। अच्छा, हम चूँकि ये पूरी बहस चल रही है और लगातार स्कूलों में बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं ये भी अब इस चीज़ को देख रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें समझते हैं, तो इस चीज़ को और डिटेलिंग में जा रहे हैं और उनको मन में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सब पूरी प्रक्रिया से जो हो रहा है इससे बच्चों के मन में एक जहर भरता जा रहा है एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आगे जाके हम किस समाज का निर्माण आखिर करना चाहते हैं। जी। ये बच्चे आज, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके नौकरी में आएंगे और देश की कमान कल को इन्हीं के हाथों में होने वाली है। जी। तो बचपन से ही इनके मन में अगर नफ़रत का बीज भर दिया गया जी। तो जब बड़े होंगे तब फसल भी नफ़रत की आएगी। और भारत जो कि मानव संसाधन में आज एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की जो आबादी नंबर 2 है हम चीन के बाद, इसके साथ ही हम गणित में और विज्ञान में हमारे बच्चे पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं साहब, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं हो। बिल्कुल। गणित और विज्ञान की जो ताकत है हमारे बच्चों की और भाषा को जो लेके ताकत है, ज़ुबान पे जो उनका एक अच्छा, क्या मतलब चूँकि ये बात हुई बच्चों को लेकर, उनके मन को लेकर, अगर हम इसी ड्रेस कोड विवाद की बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिसमें एक यही ड्रेस कोड किया जाए अपार्ट फ्रॉम धार्मिक ये मुद्दों को लेकर, जैसे व्यवस्था बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है ना कि जब भी आप यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म को लेके भी मुझे लगता है देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। जी जी। कल्चर्स बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन सवाल ये तय करना होगा कि क्या आपके धार्मिक अधिकार, शिक्षा के संस्थान की जो मूल भावना है उसको प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं जी। नफ़रत तो पैदा नहीं कर रहे हैं जी। अगर आप कहीं साउथ में जाइएगा तो वहाँ अपने परिधान है, नॉर्थ में अपने परिधान है जी। अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहे तो वो अलाउ वहाँ के कर सकता है स्थानीय परिधान। लेकिन ये सवाल ये है कि मेरी धार्मिक आज़ादी तब तक ही धार्मिक आज़ादी है जब तक कि वो दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा, ये जो ड्रेस कोड रहा है ये तो कोई एक नया विषय नहीं है और स्कूल भी आज पहली बार नहीं खुले हैं, स्कूल हम सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो विवाद अभी शुरू हुआ, जिनको ऑब्जेक्शन हुआ, मैं उनके प्रति ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आज ही उनको ऑब्जेक्शन आया या ये ऑब्जेक्शन बहुत पहले से चल रहा था और उनको लगा कि ये 25 साल से ऑब्जेक्शन ये मन में था, ये बात कि मुझे आज बोलना था तो 25 साल बाद हमने बोला है, शायद 25 साल पहले शुरू हुआ। ये ऑब्जेक्शन कब हुआ उनके लिए? देखिए, केरल में भी ऐसा एक मामला सामने आया था कुछ समय पहले और वहाँ के हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था जी। तो ये मामला कोई नया तो है नहीं, पुराना मामला है जी। लेकिन चुनावों के वक्त तूल दे देते हैं इसको लोग जी। और लोग भावनात्मक रूप से उबल जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और वो करले शुरू कर देते हैं जो कई बार नहीं भी किया जाना चाहिए, एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। उससे होता क्या है, आपस में टकराते हैं। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जब एक कोई बच्चा अपनी धार्मिक वेशभूषा पहन के आता है तो जवाब में दूसरा भी पहन के आ जाता है जी। फिर वो अपने आप में एक दूसरे नारेबाजी करते हैं। तो स्कूल इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। अच्छा, एक और बहस चल रही है देश में कि ये एक शुरुआत है और आगे भी बहुत कुछ इसके बाद हो सकता है कि स्कूलों में ये भी किया जाए, ये भी किया जाए, ऐसा भी किया जाए, स्कूलों में नमाज पढ़ने की भी जगह दी जाए, स्कूल में पूजा करने के लिए भी एक कक्ष दिया जाए। तो क्या ये एक शुरुआत हुई है बहस की और ये बहुत आगे जाएगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, अटकलों पे कोई बात करने से मतलब नहीं है जी। ये सब अटकलें हैं और मुझे लगता है कि देश के लोग बहुत जल्द इस विवाद का समाधान कर लेंगे और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और कुछ वक्त के बाद ये मुद्दा
अपने हल तक पहुंच जाएगा। तो अब क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस देश में शिक्षा संस्थानों में, एटलीस्ट स्कूलों में, कॉलेजों में ये इस प्रकार के विवाद ना आए? देखिए, इसके लिए तो जो उम्मीद की निगाह है जी, वो कोर्ट की तरफ है। कोर्ट ही है जो कानून और संविधान का रखवाला है, और सब लोग कोर्ट में गए हैं, सब लोग अपनी दलील पेश कर रहे हैं जी, और आप देखें कर्नाटक हाई कोर्ट में काफ़ी विस्तार से सुना जा रहा है इस मुद्दे को। जी। तो मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका एक संतोषजनक समाधान देगी और जो देश में ये एक विवाद नया पैदा हो गया है उसका अंत हो जाएगा। तो आशा करें कि शिक्षा संस्थान में शिक्षा की बजाय, और हमारा खुद का प्लेटफॉर्म स्कूल खबर है तो हम केवल स्कूल खबर और एजुकेशन की बात करते हैं, तो शिक्षा संस्थानों में केवल शिक्षा की ही बात हो। जी, क्या ऐसा हम आशा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जी, कखरा पढ़ाइए बच्चों को, गणित के फॉर्मूला पढ़ाइए, विज्ञान के नियम पढ़ाइए, ये नफ़रत मत पढ़ाइए, ये एक दूसरे को जो बांटती है वो खाई मत पैदा कीजिए वहाँ। शिक्षा तो, मैंने कहा ना, शिक्षा तो तमाम रूढ़ियों से आज़ाद करती है। जो रूढ़ियाँ समाज ने बरसों पहले त्याग दी हैं, उन रूढ़ियों को दोबारा ओढ़ने के लिए बहस मत कीजिए। आप एक प्रोग्रेसिव समाज का निर्माण कीजिए, लॉजिकल बनाइए बच्चों को, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो विवाद पैदा हुआ है एक धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्कूलों में, कॉलेजों में, ये एक हाई कोर्ट या कोर्ट जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस विवाद को शांत करेगा और शिक्षा वापस अपने उसी रूप में चलती रहेगी निर्बाध। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया सर इस चर्चा के लिए, और एक न्यूट्रल बात हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात करी कि क्या स्कूलों में धार्मिक स्वतंत्रता की इस प्रकार से आज़ादी होनी चाहिए कि हम एक अलग ड्रेस कोड सिस्टम वहाँ पर फॉलो करें, या एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड सिस्टम ही लागू होना चाहिए। मुझे लगता है कि चर्चा के माध्यम से ये बात बहुत साफ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं स्कूलों को आज इस समय का से ककहरा, और हम एक साइंस और टेक्नोलॉजी और इन सब की बात की बजाय इस विवाद से स्कूलों को हटाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, जिस प्रकार के विश्व में हम कंपटीशन के माहौल में रह रहे हैं, वहाँ बुनियादी शिक्षा और शिक्षा को एक अलग रूप में टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, बढ़ाकर उस तरफ ही काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आज वास्तविक रूप से हम एक अलग तरफ बहस को लेकर जा रहे हैं। ये बहस तो शांत हो जाएगी, लेकिन हमें ध्यान ये देना होगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ही बढ़ाएं। उन बच्चों को शिक्षा की ऊंची तालीम को दिलाने के लिए ही हम बात करें। कहीं ना कहीं ये बहस बहुत अलग दिशा में जा रही है, जिसका निर्णय कोर्ट कर देगा। लेकिन हमको ऐसे विवादों में, चाहे वो हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हमें इस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ध्यान देना है अपने बच्चों की शिक्षा पर। और फिर भी आपको लगता है कि आज इस पूरे बहस में हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको चर्चा में नहीं ला पाए हैं, और आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।